अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। इंशाअल्लाह ताला आज हम लोग इस टॉपिक को अपने कंप्लीट कर लेते हैं। हम तो देखते हैं कि लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ किस तरीके से हमारे पास कैलकुलेट होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है हमारा मिनट वेंटिलेशन। मिनट वेंटिलेशन क्या होता है कि हम लोग जो है वो इनर एयर जो है हम लोग इनहेल और एक्सहेल पर मिनट कितना करते हैं वो हमारे पास मिनट वेंटिलेशन हमारा कहला रहा होता है। ठीक है, नॉर्मल हेल्दी एडल्ट जो है वो हमारे पास 12 ब्रीथ्स पर मिनट दे रहा होता है और हमारा जो टाइटल वॉल्यूम है यानी कि जो रिमेनिंग वॉल्यूम है जो हमारे पास लंग में हमेशा रहता है वो हमारे पास 500 ml होता है तकरीबन। तो हमारे पास एम वी यानी कि मिनट वेंटिलेशन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है पर मिनट। पर मिनट हमारे पास जो भी हो 12 ब्रीथ्स पर मिनट है और 500 मिलीलीटर हमारे पास टाइटल वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम आ जाता है जो कि हमारे पास 6 लीटर्स पर मिनट हमारे पास पंप करा होता है। ये देखिए हमारे पास आ जाता है हमारा स्पायरोग्राम लंग वॉल्यूम्स का। ये देखिए हमारे पास टाइटल वॉल्यूम जो है हमारे पास ये हमेशा हमारे पास रहता है। हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम भी एक तरीके से कराया जा सकता है कि हमारे पास जो है हमारे जब भी हम लोग एक्सेल फोर्सफुल एक्सेलेशन पे करें तो भी हमारे पास ये वॉल्यूम हमारे पास ज़रूर रहता है। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि हम लोग जब एक्सपायर करते हैं तो हम लोग कितना एक्सपायर करते हैं, हम लोग 1200 मिलीलीटर जो है वो हम लोग एक्सपायर करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम हमारे पास रह जाता है 1200 मिलीलीटर जो कि हमारे पास फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं होता। अगर हम लोग फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते तो हमारे पास ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम ये दोनों हमारे पास वॉल्यूम्स जो है वो हमारे पास एक्सपायर आउट हो सकते हैं, लेकिन टाइडल वॉल्यूम जो है हमारे पास चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, देन फिर हमारे पास इंस्पायर हम लोग कितना कर सकते हैं, हम लोग 3100 मिलीलीटर हम लोग जो है वो इंस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम को फिर हम लोग बात करते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो हमारी होती है हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और हमारा जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो हमारे पास हम लोग प्लस करते हैं तो हमारे पास हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाता है। और फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कितना हो सकता है हमारे पास, वो हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और हमारे रेसिडुअल वॉल्यूम मिला दें हम लोग। ठीक है, फिर हमारे पास वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी में जो है वो बस रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं आता है। रेसिडुअल वॉल्यूम हमारे पास क्यों नहीं आता, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो हमारे पास ये हमारे पास जो है फोर्सफुल एक्सपायरेशन और फोर्सफुल इनहेलेशन में हमारे पास होता है। अच्छा, वाइटल कैपेसिटी जो है वो हमारे पास नॉर्मली जो है वो 4800 मिलीलीटर होती है। बट अगर हम लोग फोर्सफुल इंस्पायरेशन करें तो हमारे पास ये 1200 एड अप हो जाती है जो कि हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी हो जाती है। नॉर्मल इंसानों की जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो 5 to 6 लीटर्स होती है। ठीक है, लंग वॉल्यूम में हमारे पास क्या आ जाता है, 70% टाइटल वॉल्यूम जो है वो रेस्पिरेटरी जोन तक जाता है और 30% जो है बस कंडक्टिंग जोन में रह जाता है। हमने शुरू में पढ़ा था कि कंडक्टिंग जोन क्या होता है और रेस्पिरेटरी जोन क्या होता है। रेस्पिरेटरी जोन जो कि हमारे पास एक्सचेंज करवाती है गैसेस को और कंडक्टिंग जोन जहाँ से वो जा रही है। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ स्पेसेस होते हैं जो कि हमारे पास एनाटॉमिक डेड स्पेस कहला रहे होते हैं। वो क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं हमारे ब्रोंकस हो गए और ये सब चीज़ें, ब्रोंकस हो गए, ब्रोंक्यूल्स हो गए, इनमें जो है वो हमारे पास कुछ ऐसे स्पेसेस होते हैं जहाँ पर हमारे पास जो है रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज तो नहीं होता, बट वहाँ पर जो है वो हमारी एयर जो है वो वहीं पर रह जाती है, वहीं पर हमारे पास स्टे कर जाती है, हमारे पास एनाटॉमिक डेड स्पेस कहला रहा होता है। ठीक है, देन फिर हम लोग देखते हैं एल्वेओलर वेंटिलेशन रेट क्या होता है। ये हमारे पास जो है वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जो कि पर मिनट रेस्पिरेटरी जोन तक हमारे पास जा रही होती है। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम लोगों ने देखा जो कि बहुत डीप ब्रेथ के बाद हमारे पास जो है वो 3100 ml होता है। ठीक है, लंग वॉल्यूम में हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम लोगों ने लास्ट स्पायरोग्राम में देखा, यानी कि इनहेल नॉर्मली जो हम लोग करते हैं। ठीक है, और एक्सेल फोर्सफुल कर देते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो एयर रिमेन होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सेल करने के बाद। अगर हम लोग फोर्सफुल एक्सेल करते हैं तो हमारे पास रेसिडुअल वॉल्यूम में हमारा चला जाता है। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी जो है वो हमारे पास जो है वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सारी जो हमारे पास मिलाकर जो आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है वाइटल कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी में जो है वो हमारे पास वाइटल कैपेसिटी को हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम के साथ हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो कि हमारे पास अक्सर जो है वो एमसीक्यूज वगैरह में आ जाते हैं। ठीक है, फिर लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है। अच्छा, इसमें हमारे पास दो लॉस हमारे जो है वर्क करते हैं। एक हमारे पास करता है हमारा डेल्टन्स लॉ और एक हमारा करता है हेनरीज लॉ। डेल्टन्स लॉ क्या कहता है पहले ये देखते हैं। ठीक है, डेल्टन्स लॉ कहता है कि एक गैस में एक गैस में जितने भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना वो अपना खुद का प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जैसे कि कोई और गैस प्रेजेंट ही ना हो वहाँ पर। ठीक है, अगर टोटल प्रेशर हमारे पास जो है वो 760 मिलीमीटर है, लेकिन अगर हमारे पास एक साइड पर अगर हमारे पास नाइट्रोजन का प्रेशर ज़्यादा है और दूसरी साइड पर नाइट्रोजन कम है, जबकि वहाँ पर हमारे पास जो है प्रेशर ज़्यादा था, बट नाइट्रोजन वहाँ पर मूव कर जाएगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन वहाँ पर क्यों मूव कर जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हमारे पास मौजूद था। ठीक है, जो हमारी जो गैसेस होती है वो इंडिपेंडेंटली हमारे पास मूव कर रही होती है। ठीक है,
ये हमारे पास जो है यहाँ पर जो हमारे पास डेल्टन्स का ये बताता है, ठीक है। द ग्रेटर द डिफरेंस द फास्टर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। हम लोग नॉर्मल अगर प्रेशर अगर अपने देखें पार्शियल प्रेशर, तो हमारे पास नाइट्रोजन की जो है वो 0.786 है। अच्छा, सबसे कम जो हमारे पास नाइट्रोजन का हमारे पास जो डिजोल्वेशन रेट होता है वो क्यों? क्योंकि जो है हमारे पास नाइट्रोजन डिजोल्व ज़्यादा नहीं करती, जिस वजह से हमारे ब्लड में ज़्यादा नहीं पाई जाती, जबकि हमारे एटमोसफेयर में सबसे ज़्यादा हमारी जो है नाइट्रोजन ही पाई जाती है, ठीक है। हेनरी लॉ क्या कहता है कि हेनरी लॉ जो है वो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ अ गैस दैट विल डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस एंड इट्स सॉल्युबिलिटी। ये जो है वो अपना ये जो है वो एज कम्पेयर टू द सॉल्युबिलिटी जो है ये मूव करती है कि कौन सी गैस ज़्यादा सॉल्युबल है और कौन सी गैस नहीं, वो इस हिसाब से पार्शियल प्रेशर्स को मेंटेन रखती है, ठीक है। हमारे पास हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर अ लिक्विड, हायर सॉल्युबिलिटी, मोर ऑफ द गैस एंड स्टे इन द सॉल्यूशन। जो मैंने लास्ट बात जो मैंने की कि नाइट्रोजन जो है वहाँ पर ब्लड में जो है वो सबसे ज़्यादा कम होती है, जबकि वो सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी डिजॉल्वेबिलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम है, जबकि CO2 जो है वो ब्लड में अच्छा खासा पाया जाता है, क्योंकि CO2 जो है वो 24 टाइम्स ज़्यादा सॉल्युबल है हमारे ऑक्सीजन से, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास अगर नाइट्रोजन अगर ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास डिकम्प्रेशन सिकनेस हो जाती है, ठीक है। यानी हमारे पास जो है वो सांस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह होने लगती है, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अगर हम लोग देखें लंग्स में, जो कि हमारे पास हमने लास्ट में हमने देखी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होती है, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्सीजन जब हमारे पास डिफ्यूज़ होता है वो हमारे पास इस तरीके से हो रहा होता है, ये देखें। ये हमारे पास जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास अल्वोली में आया, अल्वोली से हमारे पास पल्मोनरी पल्मोनरी जो हमारे पास जो कैपिलरीज थी वहाँ पर आया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है हमारे पास है 105, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है बस 40 मिलीमीटर पर एच जी, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन अंदर आई, यहाँ पर हमारे पास ये जो है वो हमारे पास ट्रैवल करती है लेफ्ट एट्रियम पे। वहाँ पर हमारे पास जो ऑक्सीजन का जो हमारे पास जो प्रेशर है हमारे पास 100 mm पर एच जी है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो हमारे पास 40 mm एच जी है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो टिश्यू सेल्स तक जाती है। अच्छा, टिश्यू सेल्स में जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन का जो है वो बस 40 mm एच जी हो जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बस 45 होता है। यानी कि यहाँ पर जब हमारे पास ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चली जाएगी, और जो ऑक्सीजन है वो बस टिश्यू सेल्स में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 40 mm एच जी है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास राइट एट्रियम के सब चली जाती है, राइट एट्रियम से जो है वो हमारे पास लंग्स में जाती है, और फिर लंग्स से हमारे पास जो है वो अल्वेओली में जाके हमारे पास एक्सेल आउट हो जाती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एटमॉस्फेरिक एयर में जो है वो ऑक्सीजन का हमारे पास जो है 159 एच जी हमारे पास प्रेशर है, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो है हमारे पास 0.3 एच जी है, ठीक है। अच्छा, पल्मोनरी और सिस्टमेटिक गैस एक्सचेंज जो हमें डिपेंड करते हैं बस पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड कर रहा होता है, एक तो पिछली लॉस में भी हमने देखा, ठीक है। और जो है वो हमारे पास सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया कितना है और डिफ्यूजन पे डिस्टेंस कितना है, और दूसरा ये हमारे पास कि मॉलिक्यूलर वेट और सॉलिबिलिटी कितनी है। अगर लो सॉलिबिलिटी होगी हमारे पास तो वो कम डिजॉल्व होगा, अगर हायर सॉलिबिलिटी होगी तो हमारे पास हायर डिजॉल्व होगा, और हायर अमाउंट में हमारे पास हमारे ब्लड में जो है वो पाया जाएगा, ठीक है। देन हम लोग करते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस मीडियम के थ्रू होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो हमारे पास खाली 1.5% तक जो है बस डिजॉल्व प्लाज्मा में होकर हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, बाकी 98.5% जो है वो हमारे पास हीमोग्लोबिन में यानी कि रेड ब्लड सेल्स में हमारे पास जाकर होती है, ठीक है। अच्छा, हीम पोर्शन जो है वो हीमोग्लोबिन का वो 4 आयरन एटम्स कंटेन करता है, यानी कि हर एक हर एक जो एटम है हमारे पास हीमोग्लोबिन का वो हमारे पास O2 का एक मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है, ठीक है। जो कि अच्छा, ऑक्सीजन जो हमारे पास जो बाइंड कर रही होती है हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहला रही होती है, ठीक है। और जो खाली डिसॉल्व पोर्शन है वो ही खाली जो है वो ब्लड से सेल्स में डिफ्यूज हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो बाइंड और डिसोसिएट होना हीम से टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जो है वो एनेमिक हो सकता है पेशेंट, ठीक है। अच्छा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर का जो रिलेशनशिप है वो क्या है? अच्छा, PO2 जितना ज़्यादा हमारे पास पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होगी HB के साथ, क्योंकि हमने एंजाइम्स वाले में भी पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा हमारे पास सब्सट्रेट होगा उतना ज़्यादा हमारे पास एंजाइम से वो ज़्यादा हमारे पास जो है कंबाइन होगी। इसी तरीके से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है हीमोग्लोबिन का है, हीमोग्लोबिन हमारे पास ऑक्सीजन जितना ज़्यादा मौजूद होगा उतना ज़्यादा हमारे पास हीमोग्लोबिन से ये कंबाइन होगा, ठीक है। फुली सैचुरेटेड होगा यानी कि कम्प्लीटली कन्वर्टेड हो गया हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, यानी कि 100% जो है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। देन फिर हमारे पास जो है वो हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन कर्व आ जाता है, जो कि हमारे पास बता रहा होता है कि किस वजह से हमारे पास जो है वो कम होगा और किस वजह से हमारे पास ज़्यादा होगी इसका रेट।
तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह तरीके से होता है, ठीक है। अगर टिश्यूज़ में अगर ऑक्सीजन अगर नहीं भी हमारे पास, अगर हीमोग्लोबिन में अगर हमारे पास बाइंड ना भी हुआ हो, अगर सारा अगर अनलोड भी हो जाए किसी वजह से, तो भी हमारी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 75% जो है वो ऑक्सीजन रहता है। सिर्फ और सिर्फ 15 to 20% का डिफरेंस होता है हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास ये जो कर्व आ रहा है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास 20 पे जो है वो 20 हमारे पास ऑक्सीजन का हमारे पास वो था पार्शियल प्रेशर, तो हमारे पास जो सेचुरेशन है हमारे पास 35 है, ठीक है। तो हमारे पास 40 पे हुआ तो 40 mmHg हमारे पास हुआ, जबकि हमारे पास 100 जो है वो 100 जो है वो हमारे पास हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। लेकिन अगर ये 40 पे भी अगर होता है तो 40 में भी जो है हमारे पास 75% तक हमारे पास जो है हीमोग्लोबिन हमारे पास सेचुरेटेड हुआ हुआ होता है, ठीक है। और 100 पर जो है हमारे पास हमारा 100% हो जाता है, ठीक है। देन हमारे पास हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बात करें तो दूसरे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं हमारे पास एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो एफिनिटी क्या होता है? बाइंडिंग पावर ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या क्या इफेक्ट करता है? हमारी एसिडिटी, PCO2 यानी कि हमारा पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड को, और हमारा टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखें तो हमारे पास बहुत इफेक्ट में हमारे पास एसिडिटी की बात करते हैं। तो हमारे पास अगर हाई ब्लड पीएच होगी, अगर ब्लड पीएच अगर हमारे पास ज़्यादा हुई, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो है वो एफिनिटी जो है वो हीमोग्लोबिन की कम हो जाएगी O2 के लिए, यानी कि वो O2 को जो है वो कम से कम बाइंड करेगा और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा कर देगा। और अगर हम लोगों की एसिडिटी अगर हमारी बढ़ जाती है, यानी कि हमारी जो पीएच है वो बस कम हो जाती है, तो वो जो है वो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास फॉर्म करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अगर हमारे पास PCO2 की अगर हम लोग बात करें, अगर लो ब्लड पार्शियल प्रेशर हमारे पास होता है, तो हमारे पास जो है वो HB बहुत आसानी से हमारे पास जो है अनलोड करता है ऑक्सीजन को, क्योंकि साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो चुका है, तो हीमोग्लोबिन जो है अपने पास बाइंड करके नहीं रखेगा ऑक्सीजन को, वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में छोड़ेगा, ताकि जो है वो पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो सही हो। अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अगर हमारे पास लो हो जाता है, अगर हमारे पास लो हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है, लाइक हमारे पास हाइपोथर्मिया अगर हो जाता है, तो हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बाउंड रहेगा, ठीक है। और अगर हमारे पास अगर हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है हमारे पास अनलोड होगा। वो किस तरीके से? हमारे पास 2-3 बाय फॉस्फोग्लाइसरेट की मदद से हमारे पास जो है वो रेड ब्लड सेल्स ग्लाइकोलाइसिस के दौरान अनलोड हो रहे होते हैं हमारे, ठीक है, हीमोग्लोबिन से। फिर हम बस फीटल और मैटरनल हीमोग्लोबिन की बात करें तो फीटल जो हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होता है वो 30% ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है अपनी मैटरनल हीमोग्लोबिन से। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करें तो वो डिजॉल्व फॉर्म में हमारे पास 7% तक करती है। कार्बोमिनो कंपाउंड जो है, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ जो हमारे पास जो ऐड होकर जो हमारे पास कैरी होते हैं, हमारे पास 23% कैरी होते हैं। कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन कहला रहा होता है, बाइकार्बोनेट आइंस के थ्रू हमारे पास 70% तक कर रही होती है। अच्छा, हमारे पास जो बाइकार्बोनेट आयन और जो है वो हम लोगों ने हमारे एसिड बेस में भी हम लोग बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस के तौर पे जो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड और वाटर के साथ जब भी हमारे पास ऐड होती है, तो हमारे पास जो है वो बाइकार्बोनेट बनाती है, और फिर बाइकार्बोनेट से जो हमारे पास कार्बोनेट बनाती है, और हमारे बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म होता है, और फिर हम और जो है हमारे पास H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो क्लोराइड शिफ्ट हो रहा होता है, वो किस वजह से हो रहा होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास रेड ब्लड सेल हमारा, ये हमारे पास पल्मोनरी कैपिलरी वॉल आ जाती है, हमारे पास हमारा अल्वेओलस आ जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ये स्टार्ट कैसा है। हमारे पास इनहेल होता है O2। O2 जब स्टार्ट हो हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गया एल्वेओलस से, उसके बाद फिर हमारे पास ये गया हमारे रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल में गया तो ऑक्सीजन हमारे पास हीमोग्लोबिन 98% तक हमारे पास ले लेता है, ठीक है। 98% तक हमारे पास यहाँ पर ऐड हुआ, ये हीमोग्लोबिन यहाँ पर O2 के साथ हमारे पास ऐड हो गया, और जो H पॉजिटिव आयन था हमारे पास, वो यहाँ पर हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ जो था वो बस रिलीज हो गया, और हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन के साथ ऐड हो गया। हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन के साथ जब हमारे पास ये ऐड हुआ, तो ये हमारे पास इसने बना दिया कार्बोनेट, और जो एक्स्ट्रा बाइकार्बोनेट आयन बच जो बाहर था वो हमारे पास अंदर आ गया, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन कहाँ से आया? वो हमारे पास प्लाज्मा से हमारे अंदर आया, जो कि हमारे पास H पॉजिटिव के साथ हमारे पास रिएक्ट करा, बाइकार्बोनेट इसने बनाया, और कार्बनिक आयन हाइड्रेज के थ्रू हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और जो है वो वाटर हमारे पास अलग हो गया, हमारे पास CO2 हमारे पास बाहर चला गया, और CO2 जो है वो एक्सेल हो गया। अच्छा, ये क्लोराइड शिफ्ट क्या है? सबसे पहले तो जब भी हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगी, तो हमारे पास रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास यहाँ पर जो है नेगेटिव आयंस ऐसा कार्बोनेट आयन हमारे पास मौजूद थे प्लाज्मा में, बट जब ये हमारे पास रेड ब्लड सेल में चला गया तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिविटी कम हो गई, तो हमारे पास जो Cl फ्लोराइड जो था वो हमारे पास शिफ्ट कर गया कहाँ पर, रेड ब्लड सेल से हमारे पास प्लाज्मा में, ताकि जो है यहाँ पर हमारे पास इसकी जो हमारे पास सेल हमारे पास जो चार्जेस है हमारे पास मेंटेन रहे और कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमारे पास रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट हो गया। क्लोराइड आयन जो है हमारे पास बाहर आ गया हमारे प्लाज्मा में और इसने इसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, देन हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो CO2 एंटर हुआ हमारे सिस्टमेटिक कैपिलरी वॉल में, यहाँ से हमारे पास गया हमारे रेड ब्लड सेल में, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया और इसने बना लिया कार्बोनेट, कार्बोनेट से हमारे पास बना बाई कार्बोनेट आयन और H पॉजिटिव अलग हो गया। देन फिर हमारे पास ये HbO2 से हमारे पास जो घूम रहा था हीमोग्लोबिन के साथ, जो हमारे पास ऑक्सीजन घूम रहा था, ये हमारे पास जाके है हमारे पास हीमोग्लोबिन ने करा H के साथ हमारे पास रिएक्शन करा और ऑक्सीजन जो है वो अलग होकर हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी कि टिश्यू सेल में हमारे पास चला गया और हमारे पास ऑक्सीजन की जो कमी हो गई थी वो हमारे पास पूरी हो गई। ठीक है, और जब हमारे पास जो यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन जो फॉर्म हुआ था हमारे पास बाहर चला गया, जब हमारे पास बाहर चला गया तो इसने दोबारा से मेंटेन कर दिया नेगेटिव चार्ज को, हमारे पास जो है वो क्लोराइड शिफ्ट हो गया इन साइड हमारे पास रेड ब्लड सेल्स पे, ताकि यहाँ पर भी जो है हमारे पास चार्जेस मेंटेन रहे और क्लोराइड शिफ्ट हमारे पास जो है मेंटेन कर देता है इन चार्जेस को। यहाँ पे जाके आज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है वो सब कुछ एंड, हमारा जो पूरा लेक्चर है हमारा एंड होता है। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।